ओके जी, ज्वाइन कर लिया अगेन। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विजनरी पोइट का। ठीक है कि विलियम ब्लेक एज अ विजनरी पोइट, कैसे वो एक विजनरी पोइट कहलाता है। ठीक है, तो डिस्कस ब्लेक एज अ विजनरी पोइट। No poet of all the poets was quite as enigmatic and visionary as William Blake. कोई भी दूसरा पोइट इतना ज्यादा विजनरी नहीं था जितना कि विलियम ब्लेक था। ठीक है, ब्लेक himself says, ब्लेक ने खुद ये कहा, the nature of my work is visionary or imaginative. It is an endeavor to restore what the ancients call the golden age. ठीक है, तो ये बेसिकली वो कहता है कि एक इंडीवर थी, मेरी कोशिश थी टू रीस्टोर व्हाट द एंशिएंट कॉल्स द गोल्डन एज। गोल्डन एज को एक रीस्टोर करने की मेरी कोशिश थी, यानी मेरा जितना भी वर्क था वो विजनरी था और वो क्रिएटिव वर्क था और इमेजिनेटिव वर्क है। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट he saw visions in his early childhood. The first time he saw God when he was only 4. तो फर्स्ट टाइम उसने गॉड को देखा जब वो कितने साल का था, 4 साल का। He said God put his head to the window and set him screaming. Okay, God put his head to the window and set him screaming. यानी उसका हेड जो है विंडो में रखा और उसको स्क्रीमिंग के लिए छोड़ दिया। 4 years later, 4 साल के बाद ही saw a tree filled with angels. तो उसने देखा कि एक ट्री है जो कि filled है with angels के साथ। ठीक है, अच्छा, तो he narrowly escaped, तो वो बड़ी मुश्किल से ही escape कर पाया। Thrashing when he told this to his father, यानी कि उसने जब अपने फादर को बताया तो यानी वो उसे पीटने लगा था। थ्रैशिंग मतलब बीटिंग, उसे मारने लगा था। बड़ी मुश्किल से वो बचा। नेचुरली सच थिंग्स लुक्ड सो फैंटास्टिक टू द पीपल अराउंड। नेचुरली जो है वो ये तो बड़ी फैंटास्टिक लगती हैं पीपल अराउंड। एट अनदर ओकेजन ही रैन होम क्राइंग, तो फिर वो घर भागता हुआ ये क्राइंग करते हुए ही हैड सीन द प्रॉफिट एजेकियल। ठीक है, उसने प्रॉफिट एजेकियल जो है उसको देखा है। ठीक है, ये भी एक प्रॉफिट है, हिब्रू बाइबल का जो चैप्टर है उसके अंदर ये प्रॉफिट्स हैं। तो एजेकियल जो है उसको देखा अंडर अ ट्री, ट्री के अंदर। ही सॉ एंजल्स अमंग हे मेकर्स, तो उसने जो एंजल्स हैं फरिश्ते उनको भी देखा। हे मेकर्स जो घास वगैरह को बनाने वाले होते हैं वो, उनके दरमियान। वंस टू अ ट्रैवलर ही हु was talking of the splendor of a foreign city, ब्लेक asked। ठीक है, तो एक दफा एक ट्रैवलर से जो कि एक फॉरेन सिटी में था, ठीक है, उससे उसने ये पूछा, स्प्लेंडर ऑफ अ फॉरेन सिटी, ब्लेक ने ये पूछा, डू यू कॉल इट स्प्लेंडिड, क्या तुम इसे स्प्लेंडिड शानदार करार देते हो? आई शुड कॉल अ सिटी स्प्लेंडिड इन विच द हाउसेज वर ऑफ गोल्ड, the pavements of silver, the gates ornamented with precious stones। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तो उस चीज को स्प्लेंडेड करूं कहूंगा कि जिसके अंदर हाउसेस जो हैं वो सोने के बने हुए हों, पेवमेंट्स जो हैं गलियां वगैरह वो सिल्वर की हों, गेट्स जो ऑर्नामेंटेड हो, सजे हुए हों प्रेशियस स्टोन्स से। ठीक है, तो इस चीज को वो कहता है कि मैं क्या कहूंगा, मेरे मुताबिक, यानी उसकी इमेजिनेशन किस तरह की है, एक आइडियल जो हेवनली इमेजिनेशन है वो है उसकी। ठीक है, However, Blake's visions were neither hallucinations. ब्लेक के जो विजन्स थे ना ही वो कोई धोखा थे, फ्रेब थे, नॉर फैंटास्टिक, वो ना ही बहुत ज्यादा फैंटास्टिक थे। They were something spiritual. वो कुछ स्पिरिचुअल रूहानी इमेजेस थे। One of his biographers wrote
that Blake claimed to have the power of bringing his imagination before his mind's eye, so completely organized and so perfectly formed that he occupied the vision on his canvas without being err. ठीक है, एर कहते हैं जी गलती, यानी बिना किसी गलती के वो उसको ट्रांसफर कर लेता था इसके अंदर कैनवस के ऊपर. ठीक है, बेसिकली वो एक पेंटर भी था. जब हम इसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो पेंटर भी था. तो कहता है कि वन ऑफ हिज बायोग्राफर्स, जो उसका बायोग्राफर था, उसने ये लिखा कि ब्लेक क्लेम टू हैव द पावर्स ऑफ बिगिनिंग ब्रिंगिंग द इमेजिनेशन बिफोर हिज माइंड्स आई. ठीक है, यानी कि वो जो थी उसको माइंड की आई तक, ठीक है, लेकर जाता. सो कम्प्लीटली, इतना ज्यादा कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड सो परफेक्टली फॉर्म्ड दैट ही कॉपीड द विजन्स ऑन हिज कैनवस विदाउट बीइंग एट. यानी इतना ज्यादा वो ऑर्गेनाइज और सो परफेक्टली फॉर्म्ड होते थे उसके इमेजेस उसके माइंड के अंदर, उसके विजन्स, कि उसको अपनी कैनवस के अंदर विदाउट एनी एरर, ठीक है, वो बना लेता था. ठीक है, तो ब्लेक हैड अ विजन ऑफ गोल्डन एज, एन एज ऑफ मर्सी, ठीक है, पिटी, पीस एंड लव, एन एज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो वो एक ऐसी एज चाहता था जो कि गोल्डन एज हो. उसके विजन में क्या था कि गोल्डन एज का विजन था उसका, जिसके अंदर मर्सी हो, पिटी हो, लव हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी कहते हैं भाईचारे को, इक्वालिटी हो यानी बराबरी हो, मसावात हो हर तरफ. ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड आइकोनोक्लास्ट. वो एक रेवोल्यूशनरी था, यानी जो कि एक क्या उसका इनकलाबी आदमी था, और आइकोनोक्लास्ट भी उसी को कहते हैं जो कि मौजूदा रवायात को पसंद नहीं करता. रवायात शिकन हम इसके लिए लफ्ज यूज कर सकते हैं, जो कि मौजूदा जो रवायात चल रही होती है माशरे की, उनको तोड़ने वाला, नई चीजें कहने वाला. He was the upholder of brotherhood and a fierce enemy of exploitation. तो वो अपहोल्डर था, यानी कायम रखने वाला था इसको, ब्रदरहुड को, भाईचारे को कायम करने वाला था, एंड अ फियर्स एनिमी, और वो बड़ा सख्त दुश्मन था एक्सप्लॉइटेशन का. एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं जी इस्तेहसाल को. ठीक है, यानी किसी से उसका हक छीनना, गरीबों का इस्तेहसाल करना, ठीक है, मजदूरों का इस्तेहसाल करना, बच्चों का इस्तेहसाल करना, तो वो उसके खिलाफ था, बहुत सख्त. ही वॉज एंटेगनिस्ट, ही वॉज अगेंस्ट, हाँ वो अगेंस्ट था क्लास कॉन्शियसनेस के. ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस जो है यानी गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क बहुत ज्यादा रखा जाता है, उसके वो बहुत ज्यादा खिलाफ था. ही वॉज इन फेवर ऑफ इक्वालिटी, वो बराबरी का कायल था. ही हैड विजन where man come close to God and God alone superintend man's affairs and no harm can ever come to him. ठीक है, तो वो ये चाहता था, उसका विजन ये था कि मैन जो है वो खुदा के नजदीक हो, और खुदा खुद उसके सुपरिटेंड करे, देखे इंसान के मामलात, एंड नो हार्म एवर कम टू हिम, और कोई भी हार्म जो है उसके को ना पहुंचे, कोई भी नुकसान ना पहुंचे. Even the wild animals like wolves and tigers become tamed and rather than being cruel. Okay? ताकि ये जो wolves हैं और animals ये भी tamed हो जाएं, यानी ये भी तरबियत याफ्ता हो जाएं, trained हो जाएं, अच्छे बन जाएं, rather than being cruel होने के, जुल्म करने के. They look after innocent ones where angels. Okay? तो वो भी जो है वो लुक आफ्टर करें इनोसेंट जो एनिमल्स होते हैं उनको. वेयर एंजल्स हेल्प एंड प्रोटेक्ट, और एक ऐसा जगह जहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्ट करें और हेल्प करें हेल्पलेस को, जो कि हेल्पलेस लोग होते हैं, रेच्ड को, फ्रॉम द बीस्ट्स ऑफ प्रे. ठीक है, बीस्ट्स ऑफ प्रे जो हैं ये दरिंदे जो होते हैं जिनका शिकार किया जाता है उनसे. वेयर लैम, जहाँ पर लैम जो भेड़ के बच्चे होते हैं, गोट एंड टाइगर सिट एंड लिव टुगेदर इन हार्मनी, जहाँ पर जो लैम वगैरह हैं ये सारे इकट्ठे बैठे और हार्मनी में अपनी जिंदगी गुजारें. ठीक है, हार्मनी कहते हैं हम आहंगी के साथ वो जिंदगी गुजारें. ठीक है, ब्लेक्स बैटल अगेंस्ट इवल. हाँ जी, सुन रहे हैं ना सब?
इधर ही है? जी सर सुन रहे हैं। हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये सम टाइम जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि जी वो क्या उसको कहते हैं, पीपीटी, वो स्लाइड्स वगैरह से पढ़ना बेटर रहता है, या एक क्वेश्चन जनरली जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है और बुक से अच्छा नहीं होता। तो वो सिस्टम जो है स्लाइड्स वाला मेरे नज़दीक, बल्कि ओवरऑल भी अब अगर आप देखें तो वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सेमेस्टर सिस्टम में अच्छा लगता है। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम में जो आपको पेपर मिलता है ना, उसमें आपने वो टीचर नहीं चेक करना होता है, और वो छोटा सा एक क्वेश्चन आपको देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से होते हैं, फिर वो जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखते हैं वो भी लोग इतना ज्यादा बड़ा नहीं लिखते। ठीक है, और वो आपको 3 घंटे नहीं बैठना पड़ता, कभी भी मिड टर्म के अंदर भी और फाइनल टर्म के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेमिना चाहिए होता है। जो एनुअल सिस्टम है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का हो या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, ये आपको अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए होता है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रीडिंग चाहिए होती है। ठीक है, अच्छी खासी रिटन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फिर आप जाके एक अच्छा क्वेश्चन लिख सकेंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी फिर आपको एंड पे प्रूफ रीडिंग चाहिए जिसमें आप कोई गलती ना छोड़े। ठीक है, तो वो तब ही होगी कि जब आपकी जो स्टडी है वो काफी ज्यादा हो। ठीक है, जब आपकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो, जब आप रीड करें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा हो, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वो तब होगी। ठीक है, जब ये आप लॉन्ग क्वेश्चंस बुक से पढ़ेंगे और आपकी रिसर्च ज्यादा हो। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज ब्लेक एज अ विजनरी पोइट, उसी को आप रिसर्च करें जो गूगल के ऊपर, शायद वो इस क्वेश्चन से जो कि करंट वालों की बुक में लिखा हुआ है ज्यादा अच्छा बना हुआ हो। ठीक है, और मैंने जैसे आपको पहले में बताया था कि जो चेकर है आपका, उसको पता चल जाएगा कि इसने शुरू यहाँ से किया है, ये तो बिल्कुल वही चीजें लिखना लगा है जो करंट वालों की बुक से हैं। तो इसलिए रिसर्च करें, और उसमें खासतौर पर इंट्रोडक्शन जो है, शुरू में कुछ अच्छी सी एक लाइन को कोट जो कि आम बुक्स में नहीं होता, क्या वो लिखें, और फिर दरमियान में भी कुछ ऐसी चीजें डेकोरेट करके बताएं कि उसे पता चले कि इसने रिसर्च की हुई है। ठीक है, फिर जैसे ये है, ये इसको कहते हैं हम टेक्सचुअल रेफरेंसेस, ये भी दें, लेकिन ये तो अक्सर स्टूडेंट्स देते हैं, ये तो मौजूद होते हैं हर क्वेश्चंस के अंदर भी। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं करते वो है क्रिटिकल कमेंट्स या क्रिटिकल ओपिनियन जो होती है, वो स्टूडेंट्स नहीं देते, जो टेस्ट लिख रहे होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो वो भी लाजमी आपने देने हैं। ठीक है, 4-5 के करीब वो भी तलाश करें, कम से कम, वैसे 2 तो लाजमी होने चाहिए, लेकिन यह है कि 3-4 जो हैं, 4-5 आप उसको रिसर्च करें गूगल से। ठीक है, लें और उस क्वेश्चन के अंदर वो अटेम्प्ट करें लाजमी। ठीक है, फिर जो टेक्सचुअल फ्रेजेस होती हैं छोटी छोटी, वो भी आप उसके पेपर के अंदर दें। ठीक है, तो ये अपना स्टेमिना डेवलप करेंगे, आप ज्यादा रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, एक क्वेश्चन को 2 या 3 जगह पे आप स्टडी करेंगे, तो फिर आपको उसका बेनिफिट होगा। हाँ, स्लाइड से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे गूगल के ऊपर कि विलियम ब्लेक एज अ विजनरी पोइट, उसके साथ लिखेंगे पीपीटी या स्लाइड शेयर, तो वहां पर भी आ जाएगा, उसके ऊपर भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं वहां से भी। ठीक है, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि अपनी जो रीडिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा वो रीडिंग एबिलिटी होगी आपकी, उतना बेटर आप वहां पर राइट कर सकेंगे, उतना बेटर आपका स्टेमिना बन सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये मत समझें कि हमने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की हुई, ठीक है, और हम वहां पे बैठेंगे और 3 घंटे का पेपर बड़ी इजीली करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो 3 आवर्स हैं वहां पर अपने आप को, नर्व्स को कायम रख के आपका ये सारा अटेम्प्ट करना और इम्प्रेस करना। ठीक है, मतलब लिख के तो कोई भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेना जो है। ठीक है, तो इस वजह से जो रीडिंग है, रीडिंग एबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें, और उसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी उसको खास तौर पे, अभी भी विलियम ब्लेक की प्रैक्टिस में हाल से सिर्फ 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप के अंदर की है, बाकी स्टूडेंट भी लाजमी करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ब्लेक्स बैटल अगेंस्ट evil is an imaginative and spiritual battle to bring back the lost world of mercy, pity,
पीस एंड लव, ठीक है। इस यहाँ पे उसने पिटी लिखना था तो पाइटी लिख दिया। पाइटी का मतलब होता है तकवा, वैसे वो भी हो सकता है, ठीक है। पीस एंड लव in his poem Jerusalem, and did those feet in ancient time show Blake's visionary nature and revolutionary spirit. In this poem, he endeavors to restore the golden age. He believes that the second coming of Christ will usher an age of peace and happiness. अशर का मतलब होता है गाइड करना, कि जब सेकंड कमिंग आएगी क्राइस्ट की, यानी हजरत ईसा जो है जब दोबारा आएंगे तो वो क्या होगी जी, एन एज, तो वो हमें गाइड करेंगे एक एज की तरफ जो कि एज होगी पीस की और हैप्पीनेस की एज होगी। ही सेज, वो कहता है आई विल नॉट सीज फ्रॉम मेंटल फाइट, ठीक है। तो मैं नहीं रुकूंगा मेंटल फाइट से। नॉर शेल माई सोर्ड स्लीप इन माई हैंड, ना ही मेरी तलवार जो है वो सोएगी इन माई हैंड, मेरे हाथों में, टिल वी हैव बिल्ट जेरूशलम, जब तक कि हम जेरूशलम नहीं बना लेते, इन इंग्लैंड्स ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड, इस इंग्लैंड की ग्रीन और प्लेजेंट लैंड के अंदर जब तक हम एक जेरूशलम जैसी मुकद्दस जमीन नहीं इस जमीन को बना देते इंग्लैंड को, उस वक्त तक मेरी फाइट जो है वो सीज खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो मेंटल फाइट जो है यानी मैं लड़ता रहूंगा, मैं कायल करता रहूंगा लोगों को। उसके बाद वो कहता है द पॉइंट ऑगरीज ऑफ इनोसेंस इज बोथ मिस्टिकल। अच्छा, ये जो है बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाला जो है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारा, अच्छा ये पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक भी माइंड में रखनी है। ये एक साइड पे वो स्ट्रक्चर है पेज का, दोनों साइडों पे, ठीक है। फिर उसने जब भी नया पैराग्राफ शुरू किया तो इतनी सी स्पेस खाली छोड़ दी, ठीक है। हर पैराग्राफ के शुरू में इसको कहते हैं इंडेंटेशन, तो इतनी स्पेस आपने भी खाली छोड़नी है हर पैराग्राफ में, ठीक है। फिर ये देखें कुछ लफ्ज उसने हाईलाइट किए हुए हैं, ये वाला भी उसने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट्स के नाम, तो आप भी इसी तरीके से हाईलाइट किया करें, कुछ लोग करते भी हैं स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं, ठीक है। कुछ लोग ये जो है ये इतना ही आपने भी कोशिश करनी है कि ये जो जो भी आप क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह करते हैं वो दरमियान में हो, ठीक है। बाकी ये नहीं वो सारी लंबी हो, ठीक है, लाइनें, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके वो ब्रीफ करके आपने पेश करना है ताकि वो जरा वाजे हो, ठीक है। उसके अलावा और हाँ, कुछ लोग जो हैं वो जर्नल्स को भी कोट करते हैं शुरू में, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स जो हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उससे ये पता चलता है कि ये बंदा ज्यादा रिसर्चर है। ये जो लेटेस्ट रिसर्च थी 2015 में, किसी ने रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, किसी डॉक्टर ने कोई थीसिस कर रहा था, कोई थीसिस लिखा, तो उसमें उसने ये भी स्टडी किया था, उसमें से कोई चीज कोट करें, ठीक है, शुरू में करें, दरमियान में करें, एंड पे करें, ताकि उसे पता चले कि ये कोई ऐसा ही नहीं है रट्टा मारने वाला स्टूडेंट नहीं है, ये तो अच्छा सा रिसर्चर है, उसने उसकी मेहनत हमें नजर आ रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ये इंडेंटेशन के अलावा भी वो क्या उसको कहते हैं जो तरतीब के साथ एक चीजें होती हैं, वो आप चार्ट जिसको कहते हैं, या एक सीक्वेंस के साथ, वो एक आध था लास्ट टाइम जो और टू नाइटिंगेल किसी लड़की ने लिखी थी, तो उसके अंदर उसने बड़ा एक सीक्वेंस के साथ चार पांच चीजें जो है वो बयान की थी। उस तरीके से भी करें, वो भी एक न्यू और इनोवेटिव चीज है जो कि एक पैराग्राफ से हट के भी आप उसके अंदर वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वैरायटी लाएं ताकि वो आपका जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ा सा वर्क, क्रिएटिव वर्क लगे और वो आपको ज्यादा मार्क्स दे उसके, ठीक है। द पोइम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, यहाँ से शुरू करते हैं जी अगेन कि द पोइम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस is both mystical and visionary. The poet, in a very simple style and language, like the language of Bible, preaches the words of God. Okay. तो कहता है कि पोइट जो है वेरी सिंपल लैंग्वेज में, मैं पहले बताया था कि इसका डिक्शन जो है वो बड़ा सिंपल होता है, लाइक द लैंग्वेज ऑफ बाइबल, प्रीचेस द वर्ड्स ऑफ गॉड, वो खुदा के अल्फाज को प्रीच करता है, एंड वार्न्स द इविल डूअर्स, और वो तनबीह करता है, वार्न करता है, वार्निंग देता है इविल डूअर्स को ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विलनी, ठीक है, विलनी के, बदमाशी के जो विलन्स हैं इस मुआशरे के अंदर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज कितने बुरे हो सकते हैं, ठीक है। ही सेज, वो कहता है टू सी अ वर्ल्ड
in a grain of sand. हाँ जी, ये नजर आ रही है ना सबको स्क्रीन? यस सर, ये सर आ रही है। हाँ जी, ये पढ़े टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। कौन है यहाँ से जी? उज़मा पढ़े। See a word in a grain of sand and a heaven in a white cloud, or हाँ जी, तो ये ऑगरीज ऑफ इनोसेंस जो हमने पढ़ी थी ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें है ये कि वो बयान करता है कि ये सारी दुनिया बड़े अरसे के अंदर हमें अच्छे काम करने चाहिए बजाय कि हम जुल्म करना शुरू कर दें, ठीक है। एंड रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज पुट्स ऑल हेवन इन अ रेज, एंड अ डॉग स्टॉप्ड एट मास्टर्स गेट प्रेडिक्ट्स द रूइन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये भी हमने ऑगरीज ऑफ इनोसेंस के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि रॉबिन रेड ब्रेस्ट कहते हैं एक छोटा परिंदा, अगर उसको केज में उसको कैद कर लिया जाए तो वो सारी हेवन को गुस्सा दिला देता है। रेज कहते हैं गुस्से को, ठीक है। वो सारी जो है वो क्या उस कहते हैं कि गुस्सा दिला देता है उसे। अ डॉग एक स्टॉप्ड, अगर उसको भूखा जो है वो रखा जाए एट मास्टर्स गेट, किसी भी मास्टर आपका के जो उसका मालिक है, तो प्रिडिक्ट्स, तो ये उसकी पेशगोई करता है द रूइन ऑफ द स्टेट, यानी उस स्टेट की तबाही की ये पेशगोई करता है अगर कोई डॉग उसको उसका खाना ना दिया जाए, ठीक है। द पोइम अ ड्रीम, फिर वो कहता है कि पोइम जो अ ड्रीम है आल्सो डिस्क्राइब्स अ विजन, उसमें भी एक विजन है, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बी कोट करते हैं तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि आपको क्रॉस रेफरेंसेस का भी पता है, यानी दूसरी पोइम्स का भी कुछ ना कुछ नॉलेज है। एक इसकी पोइम है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसका भी आप कहीं ना कहीं जिक्र कर सकते हैं, वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोइम्स है विलियम ब्लेक की। तो आपने ये भी चीजें कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करनी है और ये बताना है कि यू हैव नॉलेज ऑफ अदर पोइम्स टू, आपको उनके इस पोइट के अदर पोइम्स का भी नॉलेज है, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। द पोइट सीज एन एंट, तो वो एक चूंटी देखता है, हैज कॉस्ट हर वे एंड feels heartbroken to think that her children must be crying and weeping for her. Soon a glowworm, the watchman of the night, okay, lights the ground for the ant to show her way to home, ठीक है। तो इसके अंदर में बड़ा एक विजन होता है, यानी कि एक जो है चुनटी क्राई कर रही होती है, वो ये समझता है उसके जो क्रॉस करती है उसके रास्ते को, तो फिर वो नेक्स्ट देखता है कि ग्लो वोम जो है तो एक जुगनू टाइप वो आता है, तो वो भी उसको रास्ता दिखाते हुए आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक विजन सा उसने दिखाया है, ठीक है। कि द लिटिल बॉय लॉस्ट, उसके बाद कहता है कि द लिटिल बॉय लॉस्ट एंड द लिटिल बॉय फाउंड आर बोथ विजन्स, इसमें भी दोनों में विजन्स हैं एंड हैव एन एलेगोरिकल सिग्निफिकेंस, इन दोनों की भी एक एलेगोरिकल सिग्निफिकेंस है। द बॉय इज गेटिंग लॉस्ट मीन्स दैट द बॉय इज ग्रोइंग अप, ठीक है। कि बॉय का खत्म हो जाना इसका मतलब ये है कि बॉय जो है वो ग्रोइंग अप, वो तो बढ़ रहा है, एंड फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ यूरिजन गॉड ऑफ रीजन, और वो फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ यूरिजन जो है गॉड ऑफ रीजन जो है उसके अंदर वो पल रहा है, ग्रो अप हो रहा है एंड फॉल कर रहा है। बट इन सीक्वल, लेकिन इस सीक्वल में इसके बाद पोइम, सीक्वल पोइम जो इसके आगे वाली पोइम है, ठीक है, जिसका उसने मेंशन भी किया हुआ है, कौन सी पोइम है, द लिटिल बॉय फाउंड, ठीक है, द लिटिल बॉय फाउंड है सीक्वल पोइम, उससे आगे वाली पोइम कहता है कि गॉड अपीयर्स इन द गाइज ऑफ बॉयज फादर, तो गॉड कैसे अपीयर होता है, बेस बदल के बॉयज फादर की, ठीक है, एंड टेक्स द बॉय सेफली होम टू द मदर, और उसके बॉय को जो है वो सेफली घर तक पहुंचाता है टू हिज मदर। इन द एंड वी कैन से दैट Blake's conception of imagination was derived
from his own experience, okay, of his visions, and not from reasoning about the subject, but he found what his times denied his experiences. Thus he came in conflict with the dominant philosophies of the 18th century. Okay, फिर वो कहता है कि he found that, उसने ये पा लिया था, तलाश कर लिया था, that his times, कि उसके टाइम्स जो हैं उसके वक़्त denied his experiences, वो इस एक्सपीरियंसेस को डिनाई कर रहे हैं, उससे मना कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं. Thus he came in conflict, इस तरह वो एक कन्फ्लिक्ट में आ जाता है with the dominant philosophies of the 18th century. यानी जो उसका दौर था, उसकी जो एज थी, ठीक है, उसके खिलाफ वो सारी चीजें वो कह रहा था. ठीक है, यही जो उसका पहले भी उसने कॉन्सेप्ट बयान किया ना कि वो रेवोल्यूशनरी है. ठीक है, रेवोल्यूशनरी पोइट है, और वो क्या है कि एक आइकोनोक्लास्ट है. आइकोनोक्लास्ट में यानी जो चीजें मौजूद हैं वहां पर उससे हट के चीजें बयान करता है. ठीक है, तो ये एक हमने क्वेश्चन जो है वो इसका किया, लेक एज अ विजनरी पोइट का. ठीक है, लेकिन ये याद रखना है आपने कि ये क्वेश्चन जो है वो सारा इनफ नहीं है. ठीक है, आप ये मत समझे कि सारा क्वेश्चन आपने यहीं से कर लेना है, रिसर्च आपको और भी करनी पड़ेगी. ठीक है, ये है भी वैसे कम मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन से, 2 या 3 पेजेस हैं इसके. ठीक है, तो उस लिहाज से ये कम है. ठीक है, कि 2 पेजेस ही हैं. ठीक है, तो वहां पर जैसे मैंने पहले भी डिस्कस भी किया था कि कम से कम वो ये चाहते हैं कि 7 या 8 पेजेस जो है वो कम से कम हो, जो चेकर होते हैं वहां पर. ठीक है, हालांकि मेरी और आपकी पर्सनल ओपिनियन इससे मुख्तलिफ हो सकती है कि क्यों इतना जो है वो ज्यादा लिखा जाए. अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, तो हम इतना ज्यादा ना भी लिखें तो हमें मार्क्स मिलने चाहिए. लेकिन ऐसा होना तो चाहिए, हो सकता है मेरा भी ख्याल यही हो, लेकिन हमें फॉलो करना है उसको जो कि वहां पर मौजूद हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो रीडर है. ठीक है, और रीडर यही चाहता है वहां पर कि आप इतना ज्यादा कम से कम लिखें. ठीक है, इतना ज्यादा जो है वो 8 के पेजेस के करीब आपका क्वेश्चन हो, और उसके अंदर भी इनोवेशन हो. ठीक है, कि ये नहीं कि हर बच्चा जो है वो करंट वाली बुक पढ़ ली, ठीक है, या जो NKM वाली बुक पढ़ ली, फेमस वाली बुक पढ़ ली, तो वो आंसर उसी तरीके से कोट कर दिया. ठीक है, वो ये चाहता है कि उसकी रिसर्च हो थोड़ी सी. ठीक है, और वो टेक्सचुअल रेफरेंसेस, टेक्सचुअल फ्रेजेस कोट करे. ठीक है, फिर वो जो न्यू रिसर्चेज हुई हैं उनको भी कहीं ना कहीं से वो बयान करके तो लिखे. क्रिटिकल कमेंट्स खास तौर पे ये चीज लैकिंग होती है बहुत ज्यादा. हालांकि क्वेश्चन हमेशा आंसर वही अप्रिशिएट किया जाता है जो क्रिटिकली लिखा जाए. ठीक है, आंसर वो अप्रिशिएट किया जाता है जिसको क्रिटिकली लिखा जाए, या जिसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी हो. यानी कंपोजिशन का मतलब है कि जो आपका एक आइडिया है आप बयान करते हैं और उसका दूसरा आइडिया, ये आपस में इतने वेल निट हो, जुड़े हुए हों पैराग्राफ्स. एक आइडिया खत्म हो तो दूसरा आइडिया शुरू हो जाए, दूसरा खत्म हो उसके बाद अगला शुरू हो जाए, एक बड़ा कंपोज किस्म का आंसर आपने दिया हुआ हो, तो उसको बड़ा लाइक किया जाता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है. ठीक है, तो ये कैसा विजनरी पॉइंट वाला हो गया क्वेश्चन. इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश. हाँ जी, आर यू देयर? क्या बोला है? सर समझ आ गई. समझ आ गई है, विजनरी पॉइंट. ठीक है, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम मीटिंग में शुरू करेंगे. चलिए, टाइम भी आ गया कि 10 मिनट आपके रह गए हैं. नेक्स्ट मीटिंग जो है उसमें हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है. ठीक है, तो
सिंबलिज्म वाला, ठीक है, कि उसके सिंबल्स कैसे यूज करता है, ठीक है। तो पहले हमने ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस वाला पढ़ लिया है, और ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट वो हमने एक पढ़ा था, और एक दो और क्वेश्चन भी हमने पढ़े थे, 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, और ये 2 अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो वो मिस्टिसिज्म वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3 या 4 से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। 4 दफ़ा, कम से कम भी 4-5 दफ़ा जो है ये क्वेश्चन मिस्टिसिज्म वाला सरगोदा सर यूनिवर्सिटी। कितने क्वेश्चन पढ़ रही हैं? कितने क्वेश्चन पढ़ रही हैं? क्या कह रही हैं? मैंने कहा कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ ली हैं? कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, ये हमने पढ़ा था। एक तो मिस्टिसिज्म का सबसे पहले, फिर था इसका ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस का, ठीक है। फिर उसके बाद एक और 2 सवाल और हैं जो हमने पढ़े थे, वो अभी जो है वो माइंड में नहीं आ रहे, तो अभी थोड़ी देर तक शायद आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये 2 हो गए, विजनरी पॉइंट, और एक दूसरा है इससे नीचे सिंबलिज्म वाला, ठीक है। और 2 सवाल जो है वो, सिंबलिज्म वाला पढ़ ली है? नहीं, सिंबलिज्म हाँ, वाला पढ़ना है अभी, नेक्स्ट जो है ना, ये अभी ये खत्म होगी तो नेक्स्ट में लिंक आपको सेंड करूंगा, उसमें हम सिंबलिज्म वाला क्वेश्चन करेंगे। एज अ रोमांटिक पोइट भी पढ़ा। और कौन सा था? एज अ रोमांटिक पोइट। हाँ, एज अ प्री रोमांटिक पोइट, एज अ रोमांटिक या प्रिकर्सर, या एज अ रोमांटिक पोइट जो वाला एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बिल्कुल। और इसके अलावा एक और, सर उस दिन मीटिंग एंड नहीं होगी थी, ये तो नहीं किया था एज अ रोमांटिक पोइट। हाँ वो मीटिंग तो एंड हो गई थी, मैंने कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, तो मैंने बोला था कि बाकी जो रह गया है, इसका एक पेज भी हमने पढ़ लिया था, बाकी जो रह गया वो आपने खुद कर लेना है, ये मैंने बोला था, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत है, ओके सर। अगर तो आप कहते हैं कि वाकई ज़रूरत है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद कर लेंगे तो फिर ओके है। हाँ जी, कर नहीं सर, लेंगे। आप खुद ही पढ़ा। क्या मैं पढ़ा आप दूँ? खुद ही पढ़ा। जी सर। अच्छा, चलें ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, जो है वो नेक्स्ट जब मीटिंग होगी ना, फिर वैसे तो मेरा दिल था कि न्यू पोइट शुरू कर दें, तो एक क्वेश्चन इसका शुरू करके ये वाला पढ़ा के तो फिर हम नेक्स्ट पोइट को शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन है, वो वैसे इजी ही, तो बहरहाल देखते हैं, फिर वो नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तो उसमें हम फिलिप लार्किन जो है वो शुरू कर लेंगे, क्योंकि फिलिप लार्किन सेम ही है दोनों में, यूनिवर्सिटी सरगोदा के सिलेबस में भी है, और यूनिवर्सिटी जो है दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी उनमें भी है। तो पोइम्स भी मेरे ख्याल से चारों सेम ही हैं, 4 ही पोइम्स हैं छोटी छोटी, और वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे फिलिप लार्किन जो है उसको हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर शुरू कर लें। ओके जी, एनी क्वेश्चन? और ये आप लोग रिटन प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? शानजे तो उनका इशू है मेरे ख्याल से जॉब वगैरह का, ठीक है। 2 ही बच्चे जो हैं वो 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कर रही होती हैं, एक आसिया, सबा और जहरा जो है, तो जो बिजी होती हैं, फॉर एग्जांपल समवन, इफ समवन इज डूइंग जॉब, सो शी शुड एट लीस्ट be able to write 2 or 3 pages, okay, even if she is unable to write 2 or 3 pages, so she must write 1 page। तो वो रिटन प्रैक्टिस कुछ ना कुछ तो किया करे, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिया करे, ठीक है, कुछ ना कुछ लाजमी जो है वो इन टच रहा करे, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, कुछ भी करना इसको छोड़ देते हैं, वर्क करना, एक आध पेज लिखना भी, ठीक है, तो वो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए उससे आप इन टच नहीं रहते। तो और वैसे भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आखिरी दिनों में सब कुछ कर लूंगी, एक ही दिन में मैं, या आखिरी जो हफ्ता होगा उसमें, या आखिरी मंथ होगा उसमें कर लूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा,
ठीक है। रोज का कुछ ना कुछ करते रहना, 2-3 पेजेस करते रहना, वो ज्यादा बेटर है कि अगर आप ये समझें कि मैं एंड पर जाकर सब कुछ कर लूंगी, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। रोजाना कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन जितना वर्क लाजमी करें, ठीक है। वो नहीं कर सकते तो शॉर्ट क्वेश्चन 2-4 तो लाजमी करें, ठीक है। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है। उसको करके तो वो जो मॉडर्न पोइट्री वाला है ग्रुप उसमें शेयर किया करें, ठीक है, ताकि वो आप कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहें और उससे भी कोई ना कोई फायदा हो आपको, ठीक है। मैं जब ये कर रहा था अपना एमए इंग्लिश, तो उसमें बीए में जो था, बीए में मेरे कम मार्क्स थे, जितने भी हम स्टूडेंट्स बैठे होते थे ना क्लास में, लेकिन एमए इंग्लिश में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे। उसकी वजह ये थी कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी से नहीं लिखते थे। वो सम टाइम जो है वो फीमेल्स जो थी, गर्ल्स, वो मुझे बाज़ दफ़ा कह रही थी कि आप आज टेस्ट ना दें, अगर आप नहीं देंगे तो सर हमें भी नहीं जो है वो पूछेंगे, ठीक है। तो वो मैं कहता था कि नहीं, मैं तो लाजमी दूंगा। टेस्ट जो है रिटन, हमारा रोज जो है एक रिटन टेस्ट होता था। हम पहले आ जाते थे, क्लास जो है वो बाद में, लेक्चर शुरू होता था, पहले एक रिटन टेस्ट देना होता था, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी कि 110% जो है वो 110% हम श्योर थे कि मैं एटलीस्ट श्योर था कि मैं पास ही हूँगा, मैं फेल नहीं हूँगा, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस वो हो जाती है। आपने वो देखा होगा कि वो जो सर्कस के अंदर एक वो करते हैं, एक करतब सा, कि वो आंखों में पट्टी सी बांधते हैं और वो एक लड़की के सर के ऊपर एप्पल सा रखते हैं और उसको चाकू से जोर से मारता है और वो उसको कंफर्म होता है कि ये सेब के ऊपर ही लगेगा, लड़की के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। वो क्यों, उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उसकी कि उससे मोर देन 100% श्योर होता है कि ये वहीं पर ही लगेगा, एप्पल को ही लगेगा, इस लड़की की जान नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा की हुई होती है उसने। तो इसी वजह से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने की होगी आपको उतने ज्यादा श्योर होगा कि मैं इसमें कामयाब होंगी, पास हो जाऊंगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा किसी ने, जितनी कम किसी ने प्रैक्टिस की होगी, रिटन प्रैक्टिस, ठीक है, उसे उतना ज्यादा अपने बारे में उसे भी श्योर ही होगा कि मैं जो है वो घबराई हुई ही बैठेगी ज्यादातर। तो श्योरिटी इस चीज की हो सकती है कि नाकाम होने की, कामयाब होने की तो कम ही होगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपकी होनी चाहिए कि आपको श्योर हो कि आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेंगे, ठीक है। तो टाइम निकाला करें, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए वो हाफ एन आवर भी निकालें तो वो भी जो है वो कुछ ना कुछ तो आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 1-2 घंटे आप दें, क्योंकि आपको जो है वो स्टेमिना इतना ज़्यादा होना चाहिए, रीडिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप वहाँ पर लिख सकें। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम हाफ एन आवर दें और कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह रिसर्च करके उसको लिखते रहें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखते रहें, क्रिटिकल ओपिनियंस वगैरह निकाल के तो वो लिखते रहें, टेक्सचुअल रेफरेंसेस वगैरह निकाल के एक पेज पे सारे लिख लें। जैसे विलियम ब्लेक के जितने भी टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं उनको निकाल लें, क्रिटिकल कमेंट्स हैं जितने भी उनको निकाल लें, ठीक है। टेक्सचुअल फ्रेजेस हैं जितनी भी विलियम ब्लेक की, उसको एक पेज पे कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लाजमी करते रहें। लॉन्ग क्वेश्चंस पास पेपर के खास तौर पे जितने भी हैं वो लाजमी करते रहें, ठीक है। तो उसको शेयर करते रहें ग्रुप के अंदर भी, और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी लिखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय इसके कि जनाब जो कोई लिख रहा हो। वो कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरों को भी मैसेज कर देते हैं कि अगर तुम ना देना, तुम देती हो, तो इसी वजह से जो है वो सारा हमें भी फिर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे दौर में भी था और ये आगे भी इसी तरह का होती है, ऐसे स्टूडेंट्स हर जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट हों। तो ये मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट के बाद हम 5 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है।